देखेंगे। तो हम बेटा बात कर रहे थे कि दो कंडीशन है ये, एक है रक्तपित और एक है अम्लपित। दोनों कंडीशन अलग है ना, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपसे ना सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या पूछे जाते हैं? अम्लपित के अंदर कैसी चिकित्सा होती है और रक्तपित के अंदर कैसी चिकित्सा होती है। तो अम्लपित में चिकित्सा करते हैं स्वयंमार्ग चिकित्सा, और रक्तपित में जो चिकित्सा होती है वो है प्रतिमार्ग चिकित्सा। मतलब देखो, रक्तपित में क्या है, मैंने कहा प्रतिमार्ग चिकित्सा, कि किसी को ऊर्ध्वक रक्तपित हुआ हो, यानी कि ऊपर के मार्ग से रक्त आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो नीचे की ओर लेके जाए, वेगों को नीचे की तरफ प्रवृत्त करें। क्लियर? तो वो कहलाती है प्रतिमार्ग चिकित्सा, जिस रास्ते से वेग आ रहा है उसके अगेंस्ट, एंटी। और अम्लपित में क्या चिकित्सा करते हैं, यहाँ है स्वयंमार्ग चिकित्सा, कि किसी को मान लो ऊर्ध्वक अम्लपित है, यानी एसिडिटी हो रही है खूब ज्यादा, उस तरह की समझ समझ लो, तो क्या करेंगे, उसको वमन ही करा देंगे, ऊपर के ही मार्ग से दोषों को बाहर निकाल देंगे। इसको बोलते हैं स्वयंमार्ग चिकित्सा। ठीक है। तो रक्तपित में प्रतिमार्ग चिकित्सा होती है, अपोजिट होती है, किसी को विरेचन यानी अधो मार्ग से रक्त आ रहा हो तो ऊर्ध्व मार्ग की तरफ प्रवृत्त करा देंगे वेगों को। लेकिन अम्लपित में क्या है कि जिस मार्ग से दोष आ रहे हैं उसी मार्ग से उनको निकाल देते हैं बाहर। तो ये होती है स्वयंमार्ग चिकित्सा। तो कह रहे हैं ऊर्ध्वक वाला अम्लपित हो तो उसमें वमन, अधोक वाला हो तो उसमें विरेचन कराते हैं। इसी तरह एक और कंडीशन है जहां सवाल पूछा जाता है, सवाल है प्रतिद्वंद चिकित्सा। शब्द लिख लेना, प्रतिद्वंद, कि ये कहाँ कराई जाती है। ये कराते हैं बेटा उन्माद के अंदर। और प्रतिद्वंद चिकित्सा होती क्या है कि मान लो कोई खुशी से पागल हो गया, तो उसे दुख दे दो थोड़ा सा। ठीक है। कि जिस वजह से व्यक्ति पागल हुआ हो, पागल मतलब उन्मादी हुआ हो, तो उसके एंटी भाव उसे दे देंगे, है ना। तो ये है चिकित्सा उन्माद की, प्रतिद्वंद चिकित्सा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, अम्लपित्त का ही। पूर्वम तु वमनम कार्यम, पश्चात मृदु विरेचनम, कृतवांति विरेकस्य सुस्निग्धस्य अनुवासनम। तो पूर्वम तु वमनम कार्यम, पहले वमन कराओ, पश्चात मृदु विरेचनम, फिर विरेचन कराओ। वो कह रहे हैं जब ये करा लो आप पवन विरेचन, उसके बाद स्निग्ध अनुवासन दो। अनुवासन वैसे स्नेह के साथ दिया जाता है, तो याद रखना, वमन फिर विरेचन फिर अनुवासन। चिकित्सा सूत्र याद हो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमेशा रिग्रेट करोगे, खूब अच्छा एग्जाम निकाल लोगे, इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे। इंटरव्यू पता है ना चेंज क्या आया अभी रिसेंटली, क्या चेंज कर दिया आयोग ने, यूपी में अगर बात करोगे आप, तो ये चेंज कर दिया बेटा। पहले ऐसा होता था कि आपका जो एग्जाम होता था एमओ के लिए, वो 100% आपका इंटरव्यू बेस्ड होता था। पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, उसमें सिर्फ ये होता था कि हाँ कट ऑफ एक कर दी, कि हाँ टॉप हमें मान लो 1200 बच्चे लेने हैं, तो ऊपर से 1200 बच्चे चुन लिए। इतना ही काम होता था एग्जाम का। उसके बाद वो 1200 बच्चे इंटरव्यू में गए, फिर उनका इंटरव्यू होता था, टोटल उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिपेंड करता था। अब क्या कर दिया, अभी चेंज हो गया थोड़ा सा। इस बार देखो, आईएएस का एग्जाम भी डिले कर दिया है, करीब एक महीना आगे बढ़ा दी डेट आईएएस एग्जाम की भी। तो आयोग में काफी बदलाव हो रहे हैं। तो फिलहाल बदलाव ये हो गया कि 70-30 कर दिया। तो आपका जो एग्जाम होगा ब्रिटेन, ये अच्छी बात है कि आपने जो मेहनत की है साल भर, वो बेकार नहीं जाएगी। उसमें से 70% आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। तो 70% आपका जो स्क्रीनिंग में आप मार्क्स लेके आओगे, और 30% आपका इंटरव्यू, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में होता है। ठीक है ना, उस तरह वाली चीज कर दी है। तो लेकिन इन 30 में भी अगर आपने श्लोक नहीं सुनाया, तो बस समझ जाना फिर क्या होगा। जब मेरा काय चिकित्सा का वायवा था ना, एक मुझे अभिन्यास जोर का श्लोक एक आदमी ने 2-3 बार पूछा था, जबकि मैंने पहली बार में कह दिया था कि मुझे नहीं आता। उसने दोबारा पूछा थोड़ी देर बाद, तो उसने मुझे 3 बार इंसल्ट की एक ही क्वेश्चन के ऊपर, घुमा घुमा के बार। हाँ वो डॉक्टर साहब, वो सुनाओ आप। फिर मैं समझ गया कि आवाज नहीं जाती उसको। देखो चलो आगे। तो पूर्वम तु वमनम कार्यम, पश्चात मृदु विरेचनम, कृतवांति विरेकस्य सुस्निग्धस्य अनुवासनम। नेक्स्ट है आस्थावनम चिरुत्थिते, अस्मिन देयम दोषादय अपेक्षया। कह रहे हैं कि अगर पुराना यानी क्रोनिक अम्लपित हो किसी को, उसको क्या करना चाहिए चिकित्सा में, तो आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है बेटा, एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा। ठीक है। चिर उद्भूत अम्लपित्त के अंदर क्या चिकित्सा करोगे, चिर यानी पुराना क्रॉनिक, तो आस्थापन बस्ती देते हैं वहां। और देख लो, कह रहे हैं ज्वलांतरम एव च आत्माने मन्यते यो अम्ल पित्तवान तस्य संशोधनम पूर्वम कार्यम पश्चात भेषजम। कि अम्ल पित्त का जो रोगी अपने आप को ऐसा महसूस करे कि मेरे शरीर जल रहा है, मतलब मैं जलाया जा रहा हूँ, तो उसको पहले संशोधन करना चाहिए, उसके बाद मेडिसिन देनी चाहिए। तो कुल मिला के ये समझ में आया
कि अम्ल पित्त की चिकित्सा क्या होती है, स्वयमार्ग चिकित्सा प्लस पहले वमन कराते हैं, फिर विरेचन कराते हैं, फिर अनुवासन वस्तु देते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक अम्लपित हो तो वहां पे क्या कराते हैं, आस्थापन बस्ते देते हैं। आगे देखो, अम्लपित के रोगी को अगर विबंध हो तो कंस हरितकी का प्रयोग करते हैं, योग रत्नाकर का श्लोक। रक्त पित्त के रोगी को विबंध हो तो कह रहे हैं शशक रक्त सा वास्तु, बथुए के साथ खरगोश का रक्त, पढ़ लिया आप लोगों ने। एक और पॉइंट लिखा है कि रस सेवन काल में अगर विबंध हो तो वहां अभ्यापिपलिक कल्क का प्रयोग कराते हैं। रस सेवन काल में, यानी पारक का कोई सेवन कर रहा है, कोई ऐसा योग खा रहा है जिसमें पारक पड़ा हुआ है और उस टाइम उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो क्या देते हैं, अभ्यापिपलिक कल्क देते हैं, अभ्यापिपलिक कल्क। चलो एक सवाल का जवाब दो। मंजिता, बेटा हाँ जी चिकित्सा सर। क्या होगी यहाँ पे, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, स्तोकम स्तोकम विबद्धम व साशूलम योति सारगते। हम्म, बस ये लाइन है, इस कंडीशन में चिकित्सा बतानी है। वो पढ़ाया मैंने, दिव्या बता देना अगर नहीं बता पाया तो। मंजिता, ऑप्शन, सर ऑप्शन ऑप्शन, बोल दो, याद तो आ रहा पड़ा था। ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन दे सर देता हूँ, हरी, कुछ दिव्या ने बता बोला। हरितकी और पिपली, हरितकी पिपली, ठीक है, हरितकी सर। हाँ बेटा ये जो लिखा हुआ है ना अभय पिपले, तो वहां भी यही देते हैं, हरित की और पिपली है ना, वही चीज है, एक ही बात है। ठीक है, तो रस सेवन काल में विबंध हो तब भी ये देना है, स्तोकम स्तोकम विबंधम यो अतिसार रहते साशूलम। तो शूल के साथ किसी को अतिसार हो और बंधा हुआ मल बार बार थोड़ी मात्रा में आता हो तो वहां भी संशोधन करा देना है, अभ्य पिपली कल्क देके। आपको पढ़ाया मैंने हरितकी के साथ रसायन अधिकार में। यहाँ देख लेंगे नेजल ब्लीडिंग जो होती है, तो उसमें जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, लिटिल सेरिया से आता है, उसको बोलते हैं लिटिल सेरिया, याद रखना। और इसी को बोला जाता है कीजल बैक्टीरिया, लिटिल सेरिया और कीजल बैक्टीरिया, जहां से ब्लड आता है नेजल ब्लीडिंग जब होती है। एक और पॉइंट लिखा है कि गर्भिणी को अगर विबंध हो तो वहां क्या चिकित्सा कराते हैं, तो आस्थापन बस्ती देते हैं बेटा, इसको भी याद रखना, निरुई आस्थापन पर्याय होता है। तो गर्भिणी को अगर विबंध हो, पूरी लाइन लिखना चाहो तो इस तरह से है कि गर्भिणी का विबंध यदि अनुवासन बस्ती से भी दूर ना होता हो तब उसको आस्थापन साध्य समझे, ऐसा है जो पूरा स्टेटमेंट है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इस तरह आया हुआ है कि गर्भिणी को विबंध हो तो क्या देते हैं, तो आस्थापन बस्ती आंसर लगवाया। ठीक, अम्ल पित्त के रोगी को कौन सा रस पथ्य, बात हो चुकी, अम्ल रस पथ्य होता है। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। कहो तो पढ़ के दिखा दूं एक बार रिवीजन में कितना टाइम लगता है, जो लोग नहीं करते हो रिवीजन, तो इसको पढ़ते हैं एक बार तेजी से, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को तेजी से पढ़ते हैं, देखने के लिए कितना टाइम लगता है क्लास करने में वापस। कोई ऐसा किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पहले वो बता दो, कि ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आया सर पढ़ तो लिया, वो क्या फायदा। समझ आया, ठीक है, देखोगे, टाइम देख लेना घड़ी के अंदर कितना टाइम लगता है रिवीजन करने में, आपके लिए बता रहा हूँ मैं, कि आलस नहीं करना है, रिवीजन में कितना समय लगता है, तो हम उसी हिसाब से रिवीजन करेंगे, जो टाइम लगना चाहिए। स्टार्ट करो पे, पूरे 6 बजे। तो बेटा रक्तपित्त, अट्रूषक जो है बेस्ट मेडिसिन है, रक्षक हमने याद किया था, रक्तपित्त शैकास इनमें उपयोगी है, इसको लोहित पित्त भी कहा जाता है रक्तपित्त को। 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्व अधोग उभयक। ऊर्ध्व में कफ दोष, अधोग में वात और उभयक में वात कफ, तो पित्त नहीं है कहीं भी। ऊपर वाली गति साध्य है, 7 छिद्रों से होती है। अधोगति वात दोष याप्य और 2 छिद्रों से, तीसरी वाली साध्य है। यहाँ तो रिपीट ही हुआ है, एक दोष साध्य है, दो दोष याप्य है, त्रिदोष साध्य है। कोरदूष गंडीर, रक्तपित्त के निदान भी है और पथ्य भी है, कोरदूष और गंडीर निदान पथ्य। स्वर भेद, पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। स्वर भेद रक्तपित्त का पूर्व रूप और उपद्रव। ऊर्ध्वक हो चाहे अधोग रक्तपित्त हो, दोनों में उष्ण आहार विहार होगा, ऊर्ध्वक में स्निग्ध, अधोग में रूक्ष। ऊर्ध्वक रक्तपित्त की चिकित्सा, तो मेनली हम तर्पण वर्ड याद रखेंगे, आप जानते हो कफ है तो लंघन होगा साथ में। अधोग वाले में तर्पण और पेय, लेकिन एक आंसर लगाना हो तो ऊर्ध्वक में तर्पण कराते हैं और अधोग के अंदर पेय का प्रयोग कराते हैं। अगर कफ का अनुबंध हो यानी ऊर्ध्वक वाला है तो यूष और शाक, वात का हो तो मांस रस। संशोधन के बाद ऊर्ध्वक वाले में तर्पण कराते हैं और अधोग वाले में यवागु, लेकिन वात बड़ा हो तो मांस रस ही देना है। गलगंड में अगर स्वरभेद हो जाए तो कंडीशन असाध्य हो जाती है। कुछ योग लिखे हैं तो खजुरादि मंथ मदात्य,
घृतराज जक्षमा और तर्पण रक्तपित्त के अंदर। अम्ल रस पित्त को बढ़ाता है, लेकिन दाड़िम और आंवला अपवाद है। आंवला विटामिन सी उसका जो इंटैक्ट रहता है हाई टेम्परेचर पे भी, याद रखना है। कुछ योग लिखे हैं, एक है बीएसपी और एक है खीरे खजूर की लाज 8 पग में उड़ी, तो देख लेना, अट्रुशकादि को आता है जो देखना है। नासागत रक्तपित्त में दूर्वा और रस का नस्य है। मूत्र मार्गत शतावरी शीर, गुद मार्गत मोचरस सिद्ध शीर। दूर्वा नासा, मूत्र मार्ग शतावरी, गुद मार्गत मोचरस। ग्रथित रक्तपित्त के अंदर पारावत शक्कर और मधु बहुत बहुत जरूरी, पारावत शक्कर और मधु। शोष होगा तो संशमन क्रिया, कोई खास ही नहीं है। अच्छा, इलादी गुटिका भैषज रत्नावली चक्रदत्त ने यहाँ दी है, कहाँ, रक्तपित्त के अंदर, जिसमें मधु की भावना है, लेकिन चरक ने शतशील में दी है। इलादी गुटिका मधु की भावना, याद रखना। कुछ योग हैं, कोई जरूर नहीं, कामदेव घृत, उशिरास, सुधानिधि रस, रक्तपित्त कुंडल, कुलकुंडन रस, कूष्मांड, खंडवले, नहीं देखने। ये वही श्लोक है रक्षक वाला। अम्लपित्त की बात करें तो स्वयंमार्ग चिकित्सा करते हैं, ऊर्ध्वक में वमन, अधोग में विरेचन। जबकि रक्त पित्त में एंटी है, मतलब ऊर्ध्वक में अधो, मतलब विरेचन करा देंगे, और अधो मार्गत में वमन करा देंगे। चिकित्सा सूत्र में पूर्वम तो वमन कार्य, पश्चात मृदु विरेचनम, प्रतवांति विरेक से सुस्निग्ध से अनुवासनम, प्लस अगर क्रोनिक हो तो वहां पे आस्थापन बस्ते देते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि जो गर्भिणी का विबंध होता है वो भी आस्थापन साध्य होता है, वो भी याद रखना, ठीक। अम्ल पित्त के रोगी को विबंध हो तो कंसरत की योग रत्नाकर ने कहा। रक्त पित्त के रोगी को विबंध हो तो शशक सावास्तु, और रस सेवन काल में विबंध हो तो अभ्या पिपली, जो हमने देखा स्तोकम स्तोकम विबद्धम साशूलम योतिसार रहते उस कंडीशन में भी है। नेजल ब्लीडिंग में जो ब्लीडिंग होती है लिटिल्स एरिया या टीजल वैक्स एरिया से होती है। अम्ल पित्त के रोगी को अम्लरस पथ्य होता है। महागत की बात करें, एक ट्रिक बताई मैंने आपको कि क्या बात मधु, आपका शोगुल, उधर कुश का राज, तो वो सारे नाम 8 रोग हैं, याद रखने हैं। उसके अलावा जो याद रखना है वो रियल में बस यही याद रखना है, एको महागदा आतत्वाभिनिवेश, इसको याद रखेंगे। रंजक पित्त का स्थान मेनली आपको यकृत करके ही याद रखना है कि रस का रंजन हृदय में होता है, रहता कहाँ है, यकृत में रहता है, इस तरह करके याद रखना। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक बात करें, सुश्रुत ने यकृत प्लीहा कहा, वाग्भट ने आमाशय कहा, शारंगधर ने यकृत कहा है। रक्तपित्त की मीटिंग पंचगंगे यानी पंजाब में हो रही है। एक श्लोक आया, महागदे महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी। अग्नि वर्ड आया, अगर सब भूल जाओ, खाली अग्नि से भी कैच कर सकते हो कि रक्तपित्त की बात हो रही होगी, क्योंकि उष्णता की बात है। निरुक्ति में यह है कि द्रव पाठ बढ़ गया धातुओं से निकल के, है ना, तो ये बस ये वर्ड कैच कर लेना। रक्त के समान ही गंधवर्ण है, इसे रक्तपित्त कहते हैं इसको। लक्षणों में पैतृक वाले में एक देखा था हमने कि गोमूत्र सन्निभम, मेच का गाराभम, धूमाभम और अंजनाभम, इसको देख लेना। रक्त पित्त में रंजक पित्त की दृष्टि होती है, जबकि पांडु में साधक पित्त, जो हृदय में स्थित होता है और मनोरथित अभिलाषा को पूर्ण कराने वाला है। ये साध्य साध्यता ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, सारी कथिया वथिया सब बात हो गई, कुछ नहीं है इनमें। पिपासा में हीबेर आदि पानीय का प्रयोग कराता है, अगर पिपासा लगे तो हीबेर आदि पानीय। फिर इनकी बात हो गई, मड़िया वगैरह इनका प्रयोग भी होता है। कितना टाइम लगा, टाइम देख लो, 6:04 हो रहे हैं अभी। मैंने लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है, चीजों को 2-2 बार भी बोला है। तो अगर ईमानदारी से समझ के पढ़ के रिवाइज करने बैठोगे, क्लास के जस्ट बाद रिवीजन करना चाहिए, वो 10 मिनट जो मैं आपको देता हूँ ना, काफी होते हैं एक रिवीजन के लिए पूरी क्लास के, इतने टाइम में हो जाता है, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है गुल्म चिकित्सा अध्याय। पहले रक्तपित्त पढ़ा तो उसके बारे में भी मॉडर्न से कोई खास कोरिलेशन हम कर नहीं पाते, सेम कंडीशन है गुल्म। तो गुल्म का भी हम कोई खास कोरिलेशन कर नहीं पाते कि गुल्म है क्या, ठीक, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि चरक सूत्र 28, गुल्म को ना रक्त प्रदोषज विकार कहा, कि रक्त की दृष्टि की वजह से होने वाला रोग है। इवन आप रोग पढ़ोगे कि जलोका से कौन से रोग ठीक हो जाते हैं, सब जानते हो ना, जलोका रक्त मोक्षण के काम में आती है, तो उसमें गुल्म का भी नाम है। तो उससे भी हम समझते हैं कि हाँ, याद रखने के लिए अपना, कि गुल्म जो होता है रक्त प्रदोषज विकार होता है रक्त की दृष्टि की वजह से। चरक हो सुश्रुत हो, सभी ने गुल्म के 5 प्रकार बताए, VPK-RS, वातिक, पैतिक, कफज, रक्तज और सन्निपातज। शारंगधर वाग्भट ने 8 भेद बताए, 7 प्लस रक्तज लिखा हुआ है, 7 यानी दोषों के अनुसार। वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ पित्त कफ और एक सन्निपात, 7 हो गए, और एक हो गया रक्तज। तो शारंगधर वाग्भट ने 8 भेद बताए हैं, चरक सुश्रुत ने 5 बताए हैं, VPK-RS। क्लियर। यहीं पे एक जरूरी बात आती है, देखो रक्तज वैसे तो लिखा है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस आचार्य ने पहली बार रक्त को दोष कंसिडर किया, यानी रक्त को चौथा दोष माना, तो आंसर है सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत, ठीक। दूसरी बात, किस आचार्य ने 10 रक्त नानात्मक व्याधियों का उल्लेख किया, तो आचार्य शारंगधर, ठीक है बेटा, शारंगधर ने 10 रक्त नानात्मक व्याधियों का उल्लेख किया। अच्छा, एक छोटी सी बात कर लो,
फिर रह जाएगी। तो मुस्कान, बाकी लोग जो भी हों शलाके का टेस्ट देने वाले, मैं आज मैसेज डाल दूंगा और कल आप टेस्ट दे देना शलाके का। मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैंने डाला नहीं मैसेज कोई भी, तो मैं आज मैसेज कर दूंगा अभी, तो आप कल दे देना। ऐसा ना हो कोई रह गया हो मॉर्निंग बैच में देना चाहे, तो शाम तक का टाइम मिल जाएगा। ठीक, एक बात। दूसरा, मैंने कहा रसशास्त्र का आपका टेस्ट लेना है, जिसमें भैषज्य भी इंक्लूड करूंगा मैं, शारंगधर भी इंक्लूड करूंगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, तो ये गुल्म चैप्टर हो जाएगा आज। तो देखते हैं कि 6 7 चलो 10 तक कर लो, 10 चैप्टर कर लो इसके। ठीक है। फिर मुझे 2 या 3 दिन लगेंगे आपका भैषज्य और शारंगधर कराने में। नोट्स में दे दूंगा, अगर नहीं आपके पास अभी ग्रुप में आज डाल दूंगा भैषज्य और शारंगधर। तो हम बीच में 10 चैप्टर के बाद वो पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, तो आपका टेस्ट हो जाएगा रसशास्त्र, शारंगधर, भैषज्य का मिला के। तो वो टेस्ट करना है, रसशास्त्र रेडी रखना। चलो वापस आ जाते हैं। तो कल आपका टेस्ट है शलाक्य वाला जो रह रहा है। तो आगे देखिए, गुल्म के 5 स्थान कि कहाँ कहाँ होता है गुल्म। तो हृदय, बस्ती, नाभि, दोनों पार्श्व, दोनों हमारी साइड है, मतलब लेटरल साइड्स, और हृदय, बस्ती और नाभि। तो हम लोग इसको बहन करके याद कर लेते हैं, कि भूल जाओ तो, कि बहन के दोनों पार्श्व में गुल्म हो गया। तो बहन यानी बस्ती, हृदय और नाभि, दोनों पार्श्व। तो ये 5 स्थान है। गुल्म वात प्रधान व्याधि है, मेनली वात दोष होता है इसके अंदर। दूष्य क्या है इसका, कि धातु कौन सी दुष्ट होती है। तो कह रहे हैं निराश्रय, कोई आश्रय नहीं है इसका। ये याद रखना बहुत जरूरी बात है, आगे सवाल पूछा जाएगा गुल्म और विदृधि में क्या डिफरेंस है, एक सवाल पूछा जाता है। तो डिफरेंस यही है कि गुल्म के अंदर आप देख रहे हो कि ना निबंधन, मतलब कोई फिक्स प्लेस नहीं है इसका। ठीक है ना। और विदृधि जो होती है वो किस स्थान पे होगी। दूसरा, गुल्म के अंदर जनरली पाक नहीं होता, हम ऐसा मानते हैं। और विदृधि के अंदर तो पाक होता ही है, वो मेनली पित्त और रक्त की वजह से होती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है, तो याद रखोगे। फिलहाल देख लेते हैं। तो दूसरे में आ गया निराश्रय। श्रोतस की व्याधि है, तो महाश्रोतस जो हमारा जीआईटी है पूरा, उसको हम महाश्रोतस बोल देते हैं। तो महाश्रोतस की व्याधि है। कुछ जनरल पॉइंट्स लिखे हैं कि बिना वात के गुल्म नहीं होता। ठीक। तो बिना वात के गुल्म नहीं होगा कभी भी। बिना वात के योनि व्यापद नहीं होते। बिना वात और पित्त के तृष्णा नहीं होती, प्यास जो लगती है। बिना रक्त और पित्त के विसर्प नहीं होता। तो बिना वात के गुल्म और योनि व्यापद नहीं होते, बिना वात पित्त के तृष्णा नहीं होती, और बिना रक्त पित्त के विसर्प नहीं होता। याद रखेंगे। गुल्म वात प्रधान व्याधि है। इसके आदि, मध्य और अंत में वात की रक्षा करें। देखो बहुत जरूरी बात है, होता क्या है कि गुल्म वातिक रोग होता है, तो हम सारा ट्रीटमेंट ऐसा करने लगते हैं कि वात का शमन करना है, मान लो। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वात भी 5 तरह के हैं, है ना, उसका भी पोर्शन होता है, कौन सा वात बढ़ा है। आप लोगों ने विमान स्थान पढ़ा है कि कौन सा पार्ट बढ़ा हुआ है। कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वात को गुणों में क्षीण कर दो। तो वात जब कम होता है ना, तो उसके भी कुछ लक्षण आते हैं। रोहित, क्या लक्षण है मेन वात क्षय का। संज्ञानाश। संज्ञा मोह, है ना। तो संज्ञा यानी अपना होश नहीं रहता। आप जानते हो ना, सीएनएस जो हमारा है, नर्वस सिस्टम जो हमारा है, उसको हम वात के साथ ही रिलेट करते हैं। तो वो भी एक कंडीशन है कि वात का क्षय होगा तो संज्ञा मोह, सबसे पहले भ्रम की कंडीशन जनरेट हो गई। ठीक। तो याद रखेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि भाई गुल्म वात प्रधान व्याधि है, चिकित्सा तो करोगे, लेकिन आदि, मध्य, अंत में नहीं, शुरुआत में भी, मध्य में भी, अंत में भी आपको वात की रक्षा करनी है। ये भी ध्यान देना है कि वात बिल्कुल खत्म ना कर दो आप, या कोई ऐसा पार्ट वात का जो चाहिए हो हमें, वो क्षीण कर दो। बस्ती गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा है, क्योंकि बस्ती वातिक रोगों की भी श्रेष्ठ चिकित्सा है, जानते हो ना। लिख लो, 2 स्टेटमेंट है, बल्कि 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट लिखो, लिखो बस्ती अर्ध चिकित्सा है। बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा। ठीक है, सामने लिख लोगे। आत्रेय संप्रदाय, आत्रेय संप्रदाय, क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय से शुरू होता है ना ये सब कुछ जो हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, मेनली चरक वगैरह। तो ये आत्रेय संप्रदाय वाले हैं। आत्रेय सुनाते हैं पूरी कहानी अपने स्टूडेंट्स को, 6 शिष्य थे उनकी, पूरी कहानी है फिर। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, लिखो रक्त मोक्षण अर्ध चिकित्सा है। रक्त मोक्षण अर्ध चिकित्सा है। सामने लिख लो धन्वंतरी संप्रदाय। तो सुश्रुत वाले जो हैं, तो वो धन्वंतरी संप्रदाय वाले हैं। वो कहते हैं रक्त मोक्षण या श्रम मोक्षण ये अर्ध चिकित्सा है। तीसरा स्टेटमेंट लिखो, सुश्रुत में ही है। लिखो मर्म शल्य विषार्द। मर्म विज्ञान जो है, मर्म विज्ञान शल्य विषार्द, कि आपको शल्य अगर पढ़ना है और आपने मर्म को पढ़ लिया, तो समझ लो आधा शल्य आपने पढ़ लिया। तो मर्म विज्ञान को शल्य विषार्द कहा। सामने लिख लोगे धन्वंतरी संप्रदाय अगेन। तो मेरे स्टेटमेंट समझ पाए। पहला मैंने कहा कि बस्ती अर्थ चिकित्सा है,
कि मतलब आधे से ज्यादा रोग ऐसे हैं कि सिर्फ बस्ती से आप जीत सकते हो। ठीक है। सेम वहां पे तीसरा मोक्षण करा दिया आपने, रक्त मोक्षण करा दिया, तो आधे से ज्यादा रोग रक्त मोक्षण से ठीक हो जाएंगे। फिर मर्म जो है, मर्म विज्ञान, वो शल्य विषयार्थ है कि आप शल्य पढ़ना चाहते हो, मर्मों को पढ़ लो, तो उसमें पूरी एनाटॉमी है देखोगे तो। अगर तो आपने समझ लो आधा शल्य पढ़ लिया। अब देखिए आगे। तो बस्ती गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा है। ठीक है। ऐसा ही वातरक्त के बारे में भी कहा जाता है कि वातरक्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, बस्ती है। दोनों में याद रखना, वातरक्त और गुल्म। वातरक्त यानी गाउट। रक्त मोक्षण विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है। रक्त मोक्षण विसर्प रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा है। ये डिफरेंस लिखा है सुश्रुत के अनुसार गुल्म और विदृधि के अंदर। कह रहे हैं गुल्म ना निबंधन और विदृधि सा निबंधन, मतलब वहां कोई धातुएं नहीं है उसके आश्रयभूत गुल्म की, और विदृधि में होती हैं। गुल्म में पाक नहीं होता। आचार्य सुश्रुत ने गुल्म और विदृधि में डिफरेंस बताया, अंतर बताया कि दोनों में क्या अंतर है, ये जो लिखा हुआ है। तो ये भी याद रखना किस आचार्य ने दोनों में अंतर बताया है, तो सुश्रुत ने बताया है। आचार्य चरक पैतृक गुल्म की आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पाक अवस्था का उल्लेख किया। तो वैसे तो हम पढ़ रहे हैं कि गुल्म में पाक नहीं होता, लेकिन देखो पैतृक गुल्म वो पैतृक कंडीशन है बिल्कुल, तो वहां तो पाक हो सकता है। तो कह रहे हैं कि चरक ने बताई है पैतृक गुल्म की आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पाक अवस्था। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा गुल्म में पाक होता है नहीं, तो क्या आंसर लगाओगे? आंसर लगाओगे नहीं होता। ठीक है। अगर स्पेशल पूछ ले किस आचार्य ने गुल में पाक होना बताया है या पैतृक गुल में पाक होना बताया है, तो चरक ने बताया है। इस तरह लगाना आंसर। ठीक है। पहली प्रायोरिटी पाक नहीं होता। नेक्स्ट देखो। सुश्रुत ने शूल को गुल्म का उपद्रव कहा। सुश्रुत, एक मिनट, तो चलो। तो बेटा सुश्रुत ने शूल को गुल्म का उपद्रव कहा। ठीक है। गुल्म चिकित्सा में भवन निषिद्ध कर दिया। शूल का प्रथमता वर्णन किया। मतलब क्या है? देखो शूल एज अ रोग किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है। सुश्रुत थे पहले व्यक्ति जिन्होंने डिस्क्राइब किया उसको, तो ये याद रखना है। प्लस कह रहे हैं शूल अच्छा कहाँ से आया, तो शूल कैसे आया? गुल्म का उपद्रव है। गुल्म क्योंकि प्योर वातिक कंडीशन है, और वात की वजह से पेन होता है, तो इसलिए वात के साथ जोड़ा कि भाई गुल्म होगा तो व्यक्ति को शूल होगा, कहने का मतलब। ठीक है। तो शूल को गुल्म का उपद्रव कहा। गुल्म चिकित्सा में वमन निषिद्ध बताया। रीजन क्या है? कि गुल्म मैंने कहा कि वातिक रोग होता है, और वातिक रोग के अंदर अगर आप वमन कराओगे तो क्या होगा? वात और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वात बढ़ने के क्या कारण होते हैं मनीषा? मनीषा या वंदना, कोई भी एक लोग बता दो, या अंशुल। नजर में हो तुम तीनों मेरी ना? देख रहा हूं मैं क्या कर रहे हो। हाँ जी सर। वात हाँ जी किन सर। कारण से बढ़ता है या किस कारण से बढ़ता है? चलो और कोई बोलो। हैजन में सर आवरण अधिक करने व्यायाम करने से, आवरण उपसार विहार के सेवन से। ठीक है, नहीं कफजन। वो तो देखो जनरल बात हो गई। हैजन में आवरण। हाँ, हम जो लोग जो याद रखते हैं, वाग्भट ने दो कारण बताए और सब इसमें कंसिडर हो जाते हैं। सुमित जो आप बता रहे हो ना, वो सारे उनमें आ जाते हैं। पवन जो बता रहे हो आप, कि क्षय और आवरण, है ना। एक होता है क्षय कि धातु का क्षय हो जाए, और दूसरा होता है आवरण कि मान लो मेद जी ने जी। आवरण कर लिया, है ना, कफ ने आवरण कर लिया, दोनों चीजें होती हैं। तो हम अगर क्षय कराएंगे, मतलब अगर आप वमन कराओगे, तो कहीं ना कहीं क्षय की कंडीशन आएगी ना संशोधन कराने से। तो उससे और ज्यादा शूल बढ़ जाएगा और ज्यादा गुल्म के बढ़ने का डर है। तो गुल्म चिकित्सा में वमन नहीं कराते, ये बात ध्यान रखोगे। शूल का प्रथमता वर्णन सुश्रुत ने, क्या बात हो गई, ये भी आगे देखिए। पैतृक भेद नहीं होते गलगंड चतुर्थक ज्वर के, अभी सवाल किया था आपसे। अगले दोनों पॉइंट बहुत बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल याद रख लोगे। कि गुल्म का मूल नष्ट होता है रक्त मोक्षण से। ऐसा किसके लिए कहा गया? पैतृक गुल्म के लिए, स्पेसिफिक पैतृक गुल्म के लिए कहा गया कि पैतृक गुल्म में रक्त मोक्षण करा दो तो गुल्म का मूल नष्ट हो जाएगा। मूल कहते हैं जड़ को। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जड़ से नष्ट हो जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है। गुल्म का संघात नष्ट होता है अग्निकर्म से। ऐसा किसके लिए लिखा हुआ है? कफज गुल्म के लिए। ठीक है। तो मूल नष्ट होता है पैतृक गुल्म का रक्त मोक्षण से। समझ में आ रहा होगा, पित्त और रक्त साधर्मी होते हैं, तो रक्त मोक्षण करा रहे हो आप तो पित्त भी कहीं ना कहीं सबसाइड करेगा, तो वो वाला पॉइंट है। दूसरा, गुल्म का संघात नष्ट होता है। संघात का मतलब होता है कि आपस में कह लो कि जब मोलिक्यूल्स चिपक जाते हैं ना, तो वो एक हार्ड जो कह लो टिश्यू जैसा कुछ बन जाए, उस तरह की चीज बन गई कि वो कैसे नष्ट होगी? अग्निकर्म से नष्ट होगी। और कफ की वजह से ऐसा होता है कि कोई चीज एक रूप ले लेती है पिंड का, तो कफज गुल, अग्निकर्म, याद रखेंगे।
पैतृक गुल्म में आत्यायिक चिकित्सा और आश्वासन चिकित्सा का उल्लेख है। आत्यायिक चिकित्सा क्या होती है बेटा? इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं आत्यायिक चिकित्सा। पैतृक गुल्म क्योंकि वो पाक हो रहा है, वो फट सकता है, ठीक है, वो नुकसान करेगा। और आश्वासन चिकित्सा, आश्वासन यानी ऐसे कंसोल करना कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, है ना, परेशान है, वो फीवर हो रहा है मान लो, तो ये तो करते हैं कि भाई ठीक है, पट्टियां रखो, ठीक हो जाएगा। क्या करते हो जब फीवर किसी को बहुत ज्यादा आता है, उतर ना रहा हो, तो वहां कुछ कर नहीं पाते, तो बस कंसोल किया जाता है फैमिली को कि भाई ठीक है, आप ये करते रहो, ठीक है ना, कि अगर आप ठंडे पानी की पट्टियां कर लो मान लो या कुछ भी, तो वो ऐसी चीज है आश्वासन चिकित्सा और आत्यायिक चिकित्सा। चक्रपाणी जो चरक के टीकाकार हैं, उन्होंने कहा कफज और पैत्ती गुल्म बस्ती में नहीं होते। कफज गुल्म और पैत्ती गुल्म बस्ती में नहीं होते, स्पेशली याद रखना। वाती गुल्म का स्थान है बस्ती, आगे थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा मैं। तो कफज और पैत्ती गुल्म बस्ती में नहीं होते। इनमें वर्ड आता है आमाशय एक देश है, कि आमाशय में होने वाले हैं, बस्ती में नहीं होते। नेक्स्ट, कि रक्तज गुल्म स्त्रियों में होता है, जिसकी चिकित्सा 10 मास के पश्चात करनी चाहिए। सुश्रुत वाग्भट ने कहा प्रसव काल के बाद करनी चाहिए। काश्यप ने कहा 12 मास के बाद करनी चाहिए, 10 मास के बाद करनी चाहिए। वैसे सही आंसर 10 मास है काश्यप का भी, ठीक है, वो बुक्स के अंदर गलत लिखा हुआ है 12 मास, कई बुक्स के अंदर, तो हमें वो भी याद करना पड़ता है। इसके पीछे का लॉजिक सबको पता है? कोई ऐसा इसको लॉजिक नहीं पता कि क्यों ये 10 मास लिखा हुआ है, इसके बाद चिकित्सा करनी है? सबको पता है ना? चलो मुझे बता दोगे फिर अपवाद कौन कौन से होते हैं। अंशुल, कौन कौन से रोग अपवाद रूप बताएं? सर ज्वर और प्रमेह और रक्तज गुल्म। रक्तज गुण क्लियर है ना? तो ज्वर जो है यस। कि वो अगर सेम ऋतु में सेम दोष की वजह से हो तब भी आसानी से ठीक हो जाता है, ठीक है। और प्रमेह की बात करें तो कफज प्रमेह आसानी से ठीक हो जाता है। और गुल्म की अगर बात करें तो रक्तज गुल्म, तो ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है हमारा एक बार निकल जाए 10 महीने का लगभग, तो उसके बाद ठीक आप कर सकते हो, क्योंकि आप सर्जरी या जो भी करना है वो कर सकते हो। क्लियर? तो वही चीज है, चरक ने कहा कि क्योंकि 9-10 मास उनका टाइम है प्रसव का, तो 10 मास के बाद। सुश्रुत वाग्भट उन्होंने कह दिया प्रसव काल के बाद। टाइम आपको पता है, बोलो कितना टाइम है सुश्रुत का, प्रसव काल का? 11 11 माह 11 9 से 12 9 से 9 से 12 मास, 12 ठीक है बेटा। और काश्यप का भी 10 मास ही है, लेकिन वही मैंने कहा कुछ बुक्स में 12 मास लिख दिया गलत, तो वो इस तरह से। नेक्स्ट चलिए, क्षार पाणी। कह रहे हैं आर्तवजन्य गुल्म पुरुषों में नहीं होता। देखो खास बात है कि रक्त से जो होने वाला गुल्म है, कह रहे हैं दोनों में हो सकता है, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन आर्तवजन्य गुल्म जो है वो पुरुषों में नहीं होता, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे। बाकी रक्त या स्रकजन्य गुल्म जो है वो स्त्री पुरुष दोनों में होता है। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, ये भी बहुत जरूरी बात है। इन्होंने कहा कि स्त्रियों को प्रत्येक मास रजस्राव होने के कारण उनकी धातुएं शुद्ध हो जाती हैं, इसलिए उनको प्रमेह नहीं होता, ठीक है। जो साफ दिखाई दे रहा है गलत स्टेटमेंट है, तो ये पूछा जाता है लेकिन, कि किसने कहा कि स्त्रियों को प्रमेह नहीं होता धातु शुद्ध होने के कारण? तो भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने कहा। बाद में और जो आचार्य हैं उन्होंने इनके मत का खंडन किया, डलहनो गैदासो मधुकोश, कह रहे हैं प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं देखा जाता कि ना होता हो, तो गलत बात है। गुल्म का पूर्व रूप लिखा है उदावर्त। उदावर्त यानी इसका मतलब लिखा है, वहां पे लिखा है अतिव्रत पुरुषता, इसको उदावर्त लिखा है वहां पे। मतलब जब मल ना बहुत कह लो कि ड्राई मल हो जाता है, तो वो व्रत फॉर्म में निकलता है ना, इस तरह करके अतिव्रत पुरुषता। तो गुल्म का पूर्व रूप है, याद रखना। उदावर्त एक रोग है, उसका पूर्व रूप क्या होता है? वो होता है उदर्द, ये भी याद रखोगे। उदर्द वैसे अर्टिकेरिया को कहते हैं, ठीक है, दोनों बातें याद रखोगे। गुल्म का पूर्व रूप उदावर्त और उदावर्त का पूर्व रूप उदर्द। पैत्तिक और कफज गुल्म आमाशय विदेश आपको बताया था मैंने कि ये बस्ती में नहीं होते, सर आमाशय में। हाँ बेटा, सर करेक्शन है। ये पुराने वाले में, हाँ, उन्माद का पूर्ण रूप लिखा उन्माद है। है। अच्छा, ये उन्माद का पूर्व रूप उदर्द, ऐसा ना? जी सर। ठीक है बेटा, करेक्शन कर लोगे, करेक्शन बता रहे हैं। उन्माद का पूर्व रूप है उदर्द, ठीक है, तो उन्माद का पूर्व रूप है उदर्द, करेक्शन कर लोगे, ठीक है। हिंदुस्तान रोड कुछ गड़बड़ लग रही है, इसी को देख रहे हो? नहीं सर, कुछ और दे। ठीक है, देख लो, बता देना कुछ गड़बड़ होगी तो, ठीक है। देखो चलो, पित्तज और कफज गुल्म, जैसे मैंने कहा कि आमाशय एक देश है, कि आमाशय में होता है बस्ती में नहीं होता, याद रखना इस बात को भी। आगे चलेंगे, तो यहाँ से मेन चैप्टर है। चैप्टर के पहले जो चीजें लिखता हूँ बहुत जरूरी होती हैं, वो एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए जो भी पढ़ा आप लोगों ने। अब मेन चैप्टर यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखते हैं।
तो चरक चिकित्सा 5, गुल्म चिकित्सा अध्याय। सबसे पहले गुल्म किस कारण से होता है, तो कोष्ठ में वायु का कोप, समझ ही सकते हो। शूल का स्थान, तो अभी आपने 3 वर्ड याद किए थे कि बहन के पार्श्व में, मतलब ऐसा करके बहन, तो बस्ती, हृदय, नाभि। तो याद रखना जब शूल का स्थान पूछेगा ना, तो यहाँ पे बस्ती, हृदय, नाभि, तीनों चीजें हैं, प्लस दोनों पार्श्व थे जहां गुल्म का स्थान है, तो उनमें से पार्श्व लिखा है और एक उदर बढ़ा दिया है। ये चीज याद रखना, शूल के स्थान में उदर भी लिखा हुआ है, गुल्म के स्थान में नहीं है उदर, शूल के स्थान में है। गुल्म का स्थान, तो बहन के दोनों पार्श्व वही लिखा हुआ है। गलगंड चतुर्थक ज्वर, पैतृक भेद नहीं होता। सुश्रुत ने गुल्म विद्रथी में अंतर बताया, गुल्म में पाक नहीं होता। बेटा मजा तब आएगा जब सारा याद होगा। जितना पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसको याद होता जाएगा उसको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बाकी सिर्फ बोरियत है। अगर नहीं याद करके आओगे पुराना, या जो पहले भूमिका बनाता हूँ, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर लगेगा क्या चल रहा है, अरे बड़ा मुश्किल है, कैसे याद होगा। जिसने याद कर लिया उसे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देख रहे हो, गुल्म कैसा दिखाई देता है। स्पर्श उपलब्ध उपलब्ध है परिपिंडत्वात्, तो पिंड के जैसा दिखाई देता है गुल्म स्पर्श करने पे, ठीक है। वातिक गुल्म, बहुत बहुत जरूरी, ध्यान से देख लेना। तो स्थान और रुजा विकल्प होते हैं इसके, मतलब क्या है कि इसका स्थान भी चेंज होता रहेगा, इसकी रुजा भी चेंज होती रहेगी। तो पेन कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। स्थान भी चेंज होगा, कि कभी कहीं कभी कहीं। आपके पास पेशेंट आएंगे ओपीडी में, बताएंगे सर यहाँ से ऐसा, लैंग्वेज बताऊं तो ऐसा बोलते हैं जो मेरे पास आता है, कि सर यहाँ गोला सा उठता है, कोई कहता है गुल्ला सा उठता है, इधर को चलता है इधर चला जाता है ना। कि हम अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं, एमआरआई करा चुके हैं, सिटी स्कैन करा चुके हैं, कहीं कुछ नहीं आता। तो वही कंडीशन को मेनली आयुर्वेद में हम लोग मान लेते हैं कि ये गुल्म है शायद, ठीक। कई लोग उदावर तो उसी को कह देते हैं, खैर। तो वातिक गुल्म का स्थान और रुजा विकल्प है। पच जाने पर अधिक शूल होता है, भोजन जब पच जाएगा तब शूल अधिक होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्यों शूल अधिक होगा भोजन के पकने पे, बोलो। भोजन पच जाने पर अधिक शूल होता है। वात के कारण। वात के समझ कारण। समझ गए ना। किसी भी क्रिया की शुरुआत में कफ, मध्य में पित्त, अंत में वात। तो जब भोजन पच जाएगा तो वात बढ़ेगा, तब ये शूल बढ़ेगा। मनीषा बेटा समझ नहीं आई बात ये, आगे ना, आगे ठीक है। से। चलो आगे देखो। नेक्स्ट है पैत्तिक गुल्म। तो पैत्तिक गुल्म का कारण बताना है कि अभिघात के कारण होता है, यानी इंजरी के कारण होता है, नॉर्मल बात है। पाक अवस्था में तीव्र शूल होगा जब भोजन का पाक हो रहा होता है, क्योंकि उस समय पित्त बनता है, ठीक। और लास्ट वाला वर्ड बहुत बहुत जरूरी है, स्पर्श आसहा। इसको स्पेशली याद रख लेना कि स्पर्श करने पे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, स्पर्श आसहा, ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देख रहे हो, कफज गुल्म। शीत ज्वर हो रहा है यहाँ, कठिन उन्नतवम की कठिनता है, मतलब वहां पे हार्डनेस दिखाई दे रही है, तो कफज गुल्म है। अगेन कोई खास बात नहीं है। शीत ज्वर का मतलब ठंड लग के, जैसे आप देखते हो ना यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये हमने बात की थी मलेरिया के अंदर ऐसा होता है पिछले चैप्टर में, तो वो बात कर रहे हैं, तो याद नहीं करना है, पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट है त्रिदोषज गुल्म। महारुजा हो रही है, अधिक दाह हो रहा है। अश्मवत उन्नतम, याद रखना, पत्थर के समान उठा हुआ। जनरली ये जो वर्ड मिलेगा आपको अश्म के समान, ये मिलेगा कफज कंडीशंस के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। कफज कंडीशंस में मिलता है शब्द, लेकिन यहाँ कहाँ मिल रहा है, त्रिदोषज के अंदर, तो इसलिए जरूरी हो जाता है, तो याद रखोगे। अश्मवत उन्नतम। मना शरीर अग्नि बलाभारणम, मन शरीर है ना, इसके बाद अग्नि जो है सबका बल जो है हर लेने वाला है, त्रिदोषज गुण। लास्ट आता है रक्तज गुण। तो ये भी पिंड के स्वरूप का होता है, देर से स्पंदन भी होते रहते हैं इसमें, जैसे गर्भ के अंदर होता है। और सम गर्भलिंगम साचुलम, सेम ऐसे ही फीचर होंगे जैसे प्रेगनेंसी हो, और साथ में शूल भी होगा, ठीक है। और जरूरी पॉइंट लिखे एक दो, वो भी देख लो चलो। सुश्रुत कह रहे हैं रक्तज गुल में स्पंदन नहीं होता, ठीक है, रक्तज गुल में स्पंदन नहीं होता, सुश्रुत ने ऐसा लिखा। वो कोई खास बात नहीं। काश्यप का पॉइंट देखो, ये पूछा जाता है, किस आचार्य ने रक्तज गुल्म और गर्भ, इनमें विभेदक लक्षण बताए, कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो काश्यप ने बताया। और क्या बताया, कह रहे हैं गर्भिणी को बिना कारण ज्वर और दाह नहीं होता, लेकिन गुल्मिनी को होता है। कि मतलब ये है, हम जो बात करते हैं ना कई बार, पीयूओ, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, की भाई पता नहीं चल रहा, 2-3 विजिट हो गई पेशेंट की, कई दिन हो गए, तो कह रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि वो प्रेगनेंसी नहीं है, वो क्या है, गुल्म है, ठीक है। तो गर्भिणी को बिना कारण जोरदार नहीं होते, लेकिन गुल्मिनी को होंगे, जाहिर सी बात है, उसमें फैक्टर है अंदर, विद्रदी कह लो, विद्रदी जैसे कैरेक्टर है। तो इतना ही रखते हैं, टाइम में देख रहा हूँ फिनिश हुआ। इसमें कोई सवाल या कोई करेक्शन, कुछ मुस्कान देख रही थी, कुछ बेटा मिला हो ऐसा जो बताना हो। तो सर मुझे हम दावत के जो भेद होते हैं, तो सर मुझे दो जगह में लेते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है।
नोट श्री मनी बेटा किसके भेद फिर से बोलो, रक्तपित के? भेल के अनुसार, नहीं सर, उदावट के भेद भेल के अनुसार, भेल के। अच्छा और जीपी में 4 मिला है, और मुझे कहीं मैंने कहीं और पे देखा था, वहाँ पे 6 या 7 लिखा था, तो मैं ठीक है, उसको भूल गई थी। छोड़ो, सुनो, वो क्वेश्चन छोड़ो, वो नहीं पूछा जाता। वो काश्यप और सुश्रुत आपको बताया होगा, चरक काश्यप और सुश्रुत उतना ही जरूरी है, मत देखो, कोई बात नहीं। नहीं जरूर बेटा, नहीं पूछा जाता। उदावर्त तो कोई उदावर्त ही नहीं पड़ता है, तो आगे की बात तो बहुत बड़ी बात होगी। चलो इस सेशन में इतना ही रखेंगे। ब्रेक के बाद कौन कराएगा कंटिन्यूएशन में? आज आज लक्ष्मी कराएगी, ठीक है लक्ष्मी? ठीक है, तो लक्ष्मी क्वेश्चंस कराएगी, और ज्वाइन सभी को करना है। मैंने कहा क्वेश्चन आंसर जब तक चेक नहीं करोगे कितना पढ़ लिया, कितना समझ में आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगला टेस्ट लेना है, तैयारी यही हो जाएगी, सवाल वही होंगे सारे। ठीक है, 10 मिनट वापस आओ, टेस्ट सेशन होगा। लक्ष्मी, थैंक यू।